ताट साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि क्या ये सूरत हाल है, आप आरएनसी में भी गए, मुलाकात भी हुई, ख़ास तौर पे ये जो कातलाना हमला हुआ उसके बाद क्या उनके जज्बात हैं, क्या मामलात हैं? देखिए, ये मेरा तीसरा रिपब्लिकन कन्वेंशन था जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इस दफा बिलखसूस जो चीज देखी है, जो आप बता रहे हैं, जो कातलाना हमला है, उसके बाद जो मैंने नोट किया है कि रिपब्लिकन पार्टी इज मोर यूनाइटेड देन बिफोर। इसमें बल्कि आपने देखा होगा निकी हेली जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उन्होंने भी आके इंडोर्स किया। उसके बाद ज्यादातर जो प्रेसिडेंशियल अपोनेंट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, जो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे, वो सारे इकट्ठे हुए स्टेज पे आए और इट वाज मोस्टली अ यूनिटी कन्वेंशन। और फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे एक टर्म यूज की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कि दूसरी दफा सेकंड टर्म कैसी होगी, और सारी दुनिया ने नोट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ चेंज्ड पर्सन। जितने क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, बल्कि मुझे एक दफा इत्तेफाक आज से 2 महीने पहले हुआ कि मैंने 1 हफ्ता उनके साथ मुसलसल ट्रैवल किया प्राइमरी से पहले। तो उसमें मैंने जो देखा है कि ही हैज बिकम मोर मैच्योर, और अकॉर्डिंग उनके अपने अल्फाज हैं कि नाउ ही अंडरस्टैंड हाउ टू रन वॉशिंगटन डीसी बेटर। जिस तरीके से, क्योंकि उनके पास पहले कोई भी सियासी ओहदा या कोई भी पॉलिटिकल ओहदा नहीं था सदर बनने से पहले पिछली दफा। तो देखा गया है इस दफा उन्होंने स्पीच में यूनिटी की अपील करते रहे बार बार वो पूरी कौम से। बिलखसूस उन्होंने कहा कि वो आधे अमेरिका को लीड नहीं करना चाहते, वो पूरे अमेरिका को लीड करना चाहते हैं। तो और दूसरा, उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो पहले से भी बढ़ चुका है, आसमान को छू रहा है। बल्कि यहाँ ये कहना भी मैं समझता हूँ मुबालगा राय नहीं होगी कि उनके ऊपर कातलाना हमला भी इसी वजह से हुआ है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ पहले ही काफी ज्यादा था, अब मजीद बढ़ गया है। तो अभी उन्होंने कोई जो ये आरएनसी में बड़ा तवील तरीन खिताब किया 90 मिनट का, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली 90 मिनट से सब बहुत टाइम होता है, तो उन्होंने उस पर खिताब किया है। उन्होंने उनके कातलाना हमले के अंदर जो एक फायर फाइटर बफलो जो सिटी है, यहाँ बफलो सिटी का जो फायर फाइटर मारा गया था अपनी फैमिली को बचाते हुए, उसके यूनिफॉर्म को उन्होंने ऑनर किया है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि वाज अ वंडरफुल स्पीच। सारी रिपब्लिकन पार्टी आज जो है वो पम्प्ड अप है, पुरजोश है। और आप जो एक खास बात बताना चाहूंगा मैं आपको, बड़ा ऐसा भी जो मैंने इस पे सीखा है, एक तो यूरोपियन यूनियन से, यूरोप से 20 से ज्यादा नुमाइंदों ने आके इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। अच्छा। बल्कि यहाँ तक हो चुका है कि कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि भारतीय एम्बेसडर अपने स्टाफ को साथ लेकर वहां पे मुलाकातें कर रही थी। दुख के साथ मैं कहूंगा, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने वहां पे कोई दूसरा पाकिस्तानी नहीं देखा इस रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। ये बहुत ये सवाल मेरे ज़हन में भी था कि ये इतना बड़ा इवेंट होता है डीएनसी आरएनसी, तो आपको आरएनसी में कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया? नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं देखूं और पाकिस्तानी आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तानी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करे। और दूसरा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी नहीं कोशिश की कि अपने किसी नुमाइंदे को वहां भेजा जाए ताकि वो अपनी पब्लिक रिलेशनिंग देखे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा पावर में आते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। ये एक मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि मैं I did not come across a single other Pakistani individual। तो अभी सारी जो बाइडेन साहब, उनकी कोविड की भी इतला आई, चीजें आई, तो वहां पे एक्चुअली चल क्या रहा है, एक्चुअल क्या चल रहा है सियासत में वहां पे? बड़ा सब अमेरिका के अंदर सियासत पिछले 12 साल से बराक ओबामा इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अमेरिका को चला रहे हैं, बल्कि दुनिया को चला रहे हैं। वो मैं अर्ज करना चाहूंगा, पहले 8 साल उन्होंने खुद हुकूमत की जिसमें वाइस प्रेसिडेंट साथ जो बाइडेन थे, और उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि आपने उनके पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखी होगी। कभी वो जहाज की सीढ़ियों से गिरते हैं, कभी स्टेज पे जाना लेफ्ट होता है, जाते राइट हैं, तो उनको डिमेंशिया का इशू है। अब इसको व्हाइट हाउस की लॉग बुक से ये साबित हो चुका है कि हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट आके वहां पे उनको डिमेंशिया की दवाइयां दे रहे हैं। तो दर हकीकत, और दूसरी इसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि अगर आप आज अमेरिकन कैबिनेट को स्टडी करें
तो उसका हर वजीर जो है वो बराक ओबामा के साथ उसका राब्ता, उसका टोनी बिल्कुल को देख लें तो वो पहले एडवाइजर रह चुके हैं। तो सारी कैबिनेट जो है हैंड पिक्ड है बराक ओबामा की तरफ से। तो इस वक्त 12 साल जब आप एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपनी मर्जी की भर्तियां करते हैं, आप पेंटागन को ऑपरेट करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट को ऑपरेट करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आज अमेरिका के अंदर अब ओबामा साहब हुकूमत कर रहे हैं, सारी पॉलिसियां उनकी हैं, फॉरेन पॉलिसी भी उन्हीं की है। तो इस वजह से आज अगर देखा जाए तो बैलेट के ऊपर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है और दूसरी तरफ फ्रीडम है, फ्यूचर ऑफ अमेरिका है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक हकीकत है, मानना पड़ेगा। कितना अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा मुमकिन है कि जनाब जो ओबामा है वो सारी चला रहे हैं, जो बाइडन की हुकूमत तो नहीं आपको फिर नजर आ रही है, आप कह रहे हैं वो तो इस काबिल नहीं है? देखिए, मैं इसका एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन खुद कह चुकी हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो कुछ बात करने की सलाहियत रखते हैं, उसके बाद उनकी हालत ये नहीं होती वो किसी से बात कर सके। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था कि अगर दुनिया या अमेरिका में कोई इमरजेंसी हो जाती है 5 बजे तो वो कौन सॉल्व करता है? ये इस वक्त अमेरिका के अंदर क्वेश्चन मुसलसल ज़बान ज़दे आम पर है इस वक्त कि अमेरिका को कौन चला रहा है। कुछ लोग समझते हैं जिल बाइडन चला रही है, कुछ लोग समझते हैं हंटर बाइडन उनका लड़का चला रहा है, कुछ लोग कहते हैं एक उनकी एड है, उनका एक मुलाजम है, वो सारे सिलसिले कर रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए, जब पॉलिसीज अमेरिका की देखी जाती हैं, जब टोनी बिल्कन और ऑस्टिन फ्लॉयड जैसे लोगों को कैबिनेट में देखा जाता है, तो फिर नजर आता है कि बराक ओबामा इन चीजों को चला रहे हैं। और सारी तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज इन अ केओस, इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल। और आज जो भी कुछ हो रहा है, जो दुख वाली बात यह है कि इसको प्रेसिडेंट बाइडन भी देख रहे हैं, इसको प्रेसिडेंट शी भी देख रहे हैं, अमेरिकन एलाइज भी देख रहे हैं। मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि नेटो की जो रिसेंट यहां पे समिट हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बौखलाहट देखी गई है साउथ कोरिया की, क्योंकि पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है और वो उसको एज ए थ्रेट ले रहे हैं। परेशान है क्योंकि अमेरिका की लीडरशिप ना अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखती है, ना अपने एलाइज और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। आप तो वहाँ पे दहाइयों से मौजूद हैं, कारोबार भी किया, सियासत भी की, वहाँ के सिस्टम को देखा भी, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये क्राइसिस है अमेरिका में पहली मरतबा इस तरह होने जा रहा है? इससे पहले सियासी सूरत हाल और इस तरह से पेचीदगियाँ नहीं थी? देखिए, अमेरिकन सिस्टम यहाँ पे जमहूरियत की हिस्ट्री 250 साल से ज्यादा है। अल्टीमेटली माजी में भी जमहूरियत में क्राइसिस आए हैं। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हुआ था, उस वक्त भी क्राइसिस थे। लेकिन दर हकीकत अभी रिसेंट हिस्ट्री में मैं समझता हूं इससे बड़ा सियासी बुहरान मैंने अमेरिका के अंदर नहीं देखा। मैंने इतनी ज्यादा डिवीजन नहीं देखी अमेरिका की, कि रेशियल बेसिस पे डिवीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन आपकी इतने एक्सट्रीम पे जा चुकी है कि आरएनसी, जिसमें मैं परसों शाम को वहां से आया हूं, वहां पे एक बंदा उसने हमला दूसरे रिपब्लिकन पे किया 2 चाकू लेकर और उनको गोली मारी गई। एक आदमी AK-47 लेकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज डिवाइडेड। मैं बल्कि ये भी एक मुबालगा राय नहीं होगी, अमेरिका का हर शहर इस वक्त गाजा बन चुका है, क्योंकि पुलिस इज डिमोरलाइज्ड। डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट है। बराक हुसैन ओबामा साहब जो है वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं सेल्फ पुलिसिंग करें, अपनी हिफाजत खुद करें। पुलिस जो है, इसका एक मैं बताना चाहूंगा सर्वे आपको, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 200 पुलिस हर महीने पुलिस वाले रिजाइन कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पुलिस है, पुलिस को कॉल करें वो आती नहीं। तो दर हकीकत बिल्कुल एक जिस तरह डेवलपिंग कंट्री होता है, जिस तरह कांगो या कीनिया या अफ्रीका, बिल्कुल उसी तरह का नक्शा पेश कर रहा है अमेरिका। आज लाचार नजर आता है। 25 मिलियन के लोग, इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। दर हकीकत उसके पीछे बराक ओबामा साहब का आइडिया ये है कि ये जो बाहर से इमिग्रेंट आएंगे, इनको हम ग्रीन कार्ड देंगे और ये वोट डालेंगे तो अमेरिका विल बिकम अ वन पार्टी रूल। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। यानी ये मुमकिन है अभी जो लोग आ रहे हैं, जो उनको इस तरह से आप कह रहे हैं वोटिंग राइट्स दे के वो समझते हैं कि इंतखाबात में इस तरह से उनको फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस पे साथ आपको बताना चाहूंगा, बल्कि इंफॉर्मेशन इसकी देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क के अंदर भी ये बिल पेश किया जा चुका है लेजिस्लेशन में कि ग्रीन कार्ड के ऊपर लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाए। चक शुमर जो सेनेटर है न्यूयॉर्क से, उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी बिल पेश कर दिया है कि लोगों जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको भी
वोटिंग राइट्स दिए जाए। और ये तैयारियां बल्कि कर रहे हैं कि जितने लोग आए हैं इनको विदाउट किसी प्रोसेस जल्द अज जल्द ग्रीन कार्ड के देकर इनको वोटिंग पूल्स पर लेके जाया जाए और अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जाए। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज, अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एजेंडा। और उस पे दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये चाइना वन पार्टी रूल से इंप्रेस्ड है। जो लेफ्ट विंग इस वक्त माइंडसेट है, जो बाइडेन साहब अपनी कैंपेन में कई दफा कह चुके हैं कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। इनका लड़का हंटर बाइडेन जो है वो कई चाइनीज कंपनीज के बोर्ड पे रह चुका है, बिलियंस डॉलर्स उनसे बना चुका है। तो दर हकीकत इस वक्त सिचुएशन जो है इट इज नॉट दैट नॉर्मल और इट्स नॉट दैट इजी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते भी हैं तो इस अमेरिका को यूनाइट करना, रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 12 साल ओबामा साहब मेहनत करके अमेरिका को इस पॉइंट पर लेकर